हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और स्वागत करता हूं आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर हमने जाना था कि हमको न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है और उसके लिए हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। फिर हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने जाना था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ डिटेल से, जिसमें कि हमने जाना था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में किस प्रकार होती है और प्लांट्स में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमने जाना था कि इसे एक इक्वेशन से कि कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद दोस्तों हमने जाना था कि पत्तों के नीचे में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कि हम स्टोमेटा कहते हैं। इनमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने जाना था कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है प्लांट में, कि नीचे से वाटर प्लांट में जाता है जबकि ऊपर से फूड नीचे में आता है। और इसी में हमने एक और चीज जानी थी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू होते हैं। जाइलम हमारा पानी को ट्रांसपोर्ट करता है जबकि फ्लोएम हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट में नाइट्रोजन किस तरीके से बनता है, तो चलिए आज पढ़ते हैं इसको। Plants produce carbohydrates by the process of the photosynthesis. Carbohydrates are made from carbon, hydrogen and oxygen. यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट्स को फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, जिसे कि हम शॉर्ट में CHO लिख सकते हैं। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसको हम याद रखने के लिए CHON लिख सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के CHO में केवल N जुड़ जाए यानी नाइट्रोजन जुड़ जाए तो हमारा प्रोटीन बन जाता है। अब सवाल उठता है कि प्लांट इसे किस तरीके से बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स? एयर कंटेन्स gaseous nitrogen. However, plants cannot utilize gaseous nitrogen. It needs to be fixed, that is converted into compounds. Fixation of nitrogen occurs by biological and atmospheric methods. दोस्तों हमारी हवा में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। एयर का 78% नाइट्रोजन से ही कवर है। उसके बावजूद पौधों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि नाइट्रोजन को अपने यूज में ला सकें। इसके लिए वो अपने कुछ दोस्तों की सहायता लेते हैं। तो उन्होंने जो 2 तरीके इसके लिए निकाले हैं उनमें सिर्फ एक तरीका है बायोलॉजिकल मेथड और दूसरा तरीका है मेरा एटमॉस्फेरिक मेथड। तो पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। 2 different types of microorganisms can bring about the biological nitrogen fixation. तो दोस्तों पौधे ने 2 तरह के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसमें अपना दोस्त बना लिया है या उनकी सहायता ले ली है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करने के लिए। पहला जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है राइजोबियम और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है मेरा एजोटोबैक्टर। अब जानते हैं राइजोबियम किस तरीके से पौधे की सहायता करता है। Root nodules of the leguminous plants contain the rhizobium microorganisms. These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into nitrate, a compound. यानी जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं यानी दाल के पौधे होते हैं, चना, मूंग, इस तरह की दालें, उनके जो भी प्लांट्स होते हैं हम उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के रूट में ऐसे ऐसे गांठें से बन जाती हैं। इन गांठों के अंदर में हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है यानी प्लांट के अंदर में स्टोर कर लेता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स बना लेता है जिसे कि बाद में प्लांट यूज कर सकता है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अजोटोबैक्टर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल। दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अजोटोबैक्टर वो सॉइल में ऐसे ही घूमते रहते हैं, मतलब वो बेघर होते हैं और हमारे राइजोबियम का घर होता है वो है रूट नोड्यूल्स। तो अजोटोबैक्टर ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो घूमते घूमते एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और वो नाइट्रेट मिट्टी में पड़ा रहता है जब तक कि उसे प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करके अपने यूज में ना ले आए। अब बायोलॉजिकल तरीका तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है। Lightning or thunderbolts occur in the rainy season. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide, which is again oxidized to form nitrogen dioxide. The nitrogen dioxide dissolves in rainwater and is converted into the nitric acid, which gets added to the soil along with the rainwater. Plants use this nitrogen for their growth. यानी दोस्तों बरसात के समय में जब आसमान में बिजली कड़कती है तो वो बिजली हवा से होते हुए नीचे आती है। इस दौरान
वो बिजली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवा देती है, जिसके कारण आसमान में हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड नाम की गैस बनती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड दोबारा से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बना देती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश की बूंदों के साथ में मिल जाती है, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो हमारा बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, जिसे हम कहते हैं HNO3। ये नाइट्रिक एसिड पानी की बूंदों के साथ में सीधा हमारी धरती पर गिरता है और मिट्टी में पड़ा रहता है जब तक कि प्लांट्स की रूट इसे एब्जॉर्ब करके अपने यूज में नहीं ले आती। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि हम इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। इन सम केसेस 2 or more than 2 different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection and support, etc. with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. यानी कुछ केसेस में 2 या 2 से ज़्यादा पौधे एक साथ रहने लगते हैं। क्यों? जब भी हम और हमारे दोस्त एक ग्रुप बनाते हैं तो जरूर हर एक की कुछ ड्यूटी होती है या हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम होता है। इसी प्रकार से ये पौधे भी जब ग्रुप में रहना शुरू करते हैं तो एक दूसरे के काम आते हैं। कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यानी खाना, कोई प्रोटेक्शन और कोई सपोर्ट यानी सहारा देता है। जब इस तरह की न्यूट्रिशन होती है तो हम उसे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके लिए बुक में 2 एग्जाम्पल से इसे समझाया गया है। पहला एग्जाम्पल है some fungi grow around the roots of some other plants. These plants supply nutrients to the fungi and in turn fungi supply nutrients and water to the plants. यानी कुछ फंजाई प्लांट के रूट्स पे जाके ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि फंजाई अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो प्लांट भी क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन वगैरह दे देता है। पर इन टर्न बदले में फंजाई प्लांट को क्या देता है? फंजाई प्लांट को वाटर और मिनरल्स, ये 2 चीजें देता है। अब अगला एग्जांपल है सम फंजाई एंड एल्गे लिव टुगेदर। द फंजाई प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू द एल्गे। इन रिटर्न द एल्गे प्रोवाइड फूड टू द फंजाई। लीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोसिस बिटवीन द एल्गे एंड फंजाई। यानी कुछ एग्जाम्पल में इस तरीके का है कि फंजाई और एल्गे एक साथ रहने लगते हैं। अब फंजाई वाटर, मिनरल और शेल्टर देता है एल्गे को, और बदले में जो एल्गे है वो फंजाई को फूड देता है, और जो इनका एक कंबाइंड फॉर्म है उसे हम लिचिन कहते हैं। ये दिखने में दोस्तों इस तरीके का होता है जैसे आपकी बुक में बता रखा है। ये 2 एग्जाम्पल हैं हमारे सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन का। दोस्तों, इसको हम अपने घर से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि फंजाई हमारे फादर की तरह है। वो बाहर से वाटर की व्यवस्था करता है, फूड की व्यवस्था करता है, शेल्टर की व्यवस्था करता है, मतलब रॉ जो भी चीज़ होती हैं, दाल चावल कच्चा घर पे लाते हैं। घर में आके वो सारी चीज़ हमारी मम्मी उसे बनाती है, तो वो एल्गे की तरह काम करती है क्योंकि एल्गे फूड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और जो फूड प्रोड्यूस मम्मी करती है वो हम सबको देती है। तो यहाँ पे एल्गे भी जो फूड प्रोड्यूस होता है उसे वो फंजाई को दे देती है, और मम्मी पापा के जो दोनों को मिला के हम कहते हैं कपल। उसी तरीके से फंजाई और एल्गे को मिला के हम कहते हैं लिचन। आशा करता हूँ दोस्तों वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। अभी हमने कुछ देर पहले ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद ही बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। यानी खुद नहीं बना पाते तो वो जीते किस तरीके से हैं? कहीं ना कहीं से तो खाना खाते होंगे। हाँ, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ऐसे ही कुछ प्लांट्स से आपको मिलवाता हूँ। Have you ever seen a yellow wire-like
लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट इज इट्स नेम? क्या आपने पीला पीला सा तार के जैसा बिना पत्तों वाला क्लाइंबर यानी पेड़ पे चढ़ने वाला प्लांट देखा है और उसका नाम पूछा गया है? तो दोस्तों उसका नाम होता है कसकटा, जिसे हम हिंदी में हम अमरवेल के नाम से जानते हैं। आपने शायद इसे देखा होगा, कई बार ये पेड़ों के ऊपर में बहुत ज्यादा मात्रा में उगा हुआ होता है। इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। The plants that grow on the body of other plants to obtain food are called as parasitic plants. For example, Loranthus, Cascata, etc. Due to the absence of chlorophyll, the Cascata is completely dependent on host plant. Hence, it is said to be completely parasitic plant. दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि कसकटा येलो रंग का होता है, यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जिस भी चीज में हमारा होता है वो हमें ग्रीन रंग की दिखाई देती है। तो ये अपना खाना खुद तो नहीं बना पाता है, तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है हमारे होस्ट प्लांट यानी ट्री पे। इसलिए हम इसे कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। अब पैरासाइट क्या होते हैं वो जानते हैं। जो भी प्लांट दूसरे प्लांट की बॉडी पे ग्रो करते हैं अपने खाने को पाने के लिए, उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल लॉरांथस और कसकटा है। अभी पैरासिटिक प्लांट्स भी दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट पैरासिटिक और एक पार्शियल पैरासिटिक। कंप्लीट पैरासिटिक पूरी तरीके से दूसरे पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने, पानी और मिनरल्स की आवश्यकता के लिए, जबकि पार्शियल पैरासिटिक कुछ हद तक अपना खाना खुद ही बना लेते हैं और कुछ हद तक दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है कसकटा, जो कि अपने मिनरल्स, वाटर और फूड हर चीज के लिए डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट प्लांट पर। होस्ट प्लांट यानी जिस पे वो पैरासिटिक प्लांट उग रखा है। अब हम पार्शियल पैरासिटिक प्लांट का भी एक एग्जाम्पल जानते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द लैरंथस प्लांट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस? दोस्तों यहाँ पे ये एक ट्री है और ट्री पे ये लैरंथस उग रखा है, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये पूछ रहे हैं कि इस लैरंथस प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है? तो दोस्तों हमें इस लैरंथस प्लांट के पत्ते हरे हरे रंग के दिख रहे हैं। इसका मतलब ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और हमने ये भी जाना है कि जिस चीज में क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस कर सकती है फोटोसिंथेसिस की मदद से। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा लीव्स ऑफ द प्लांट। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल्स एंड वाटर, यानी इस प्लांट को मिनरल्स और वाटर कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर है होस्ट प्लांट, यानी जिस पे वो उग रखा है। इस एग्जाम्पल में जो ट्री आपको दिख रहा है जिस पर ये उग रखा है, ये है इस लोरांथस का होस्ट प्लांट। Why is Loranthus known as the partially parasitic plant? ये लोरांथस को पार्शियली पैरासिटिक क्यों कहा गया है? तो ऑब्वियसली इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देखिए ग्रीन होने के कारण अपना फोटोसिंथेसिस तो खुद कर ले रहा है, यानी फूड तो खुद बना ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पे ना तो रूट्स हैं जिनके कारण ये अपना ना ही वाटर इस पेड़ से ले पा रहा है और ना ही मिनरल। इसलिए ये आधा ही डिपेंडेंट है, यानी वाटर और मिनरल के लिए ही डिपेंडेंट है पेड़ पर, इसलिए इसे पार्शियल पैरासिटिक प्लांट कहा गया है। दूसरे टाइप के पौधे हैं हमारे दोस्तों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी वो पौधे जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने सुना होगा कि जानवर या कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन अब आप ऐसे प्लांट से जानेंगे जो कि इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं। We have seen how some plants feed upon insects to obtain nutrients. These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compounds. देखिए दोस्तों, अब ये प्लांट कीड़ों को क्यों खाते हैं, जबकि हमें एक चीज पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और वो अपने खाना खुद ही बना लेते हैं, फिर इन्हें कीड़ों को खाने की जरूरत क्यों पड़ी?
तो एक्चुअल में इसके पीछे एक रीज़न है कि जिस मिट्टी में प्लांट उगते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत कम होता है और शायद इनके पास में ऐसा कोई बायोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक मेथड भी नहीं है जिसके कारण ये मिट्टी में से नाइट्रोजन को ले सकें। तो इन्होंने जीने के लिए एक नया तरीका निकाला है। इन्होंने अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से ढाल लिया है कि ये कीड़ों को भी खा सकते हैं। ऐसा ही एक प्लांट है हमारा ड्रोसेरा बुरमनी, जिसकी फोटो यहाँ बन रखी है। इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जोहानिस बर्मन। वो गए थे श्रीलंका में कुछ स्टडी करने। तो 1737 में उन्हें ये प्लांट दिखाई दिया। ये प्लांट धरती से बिल्कुल सट कर उगा हुआ था और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस चीज को जानकर कि ये कोई एक फूल नहीं है। लग फूल रहा है लेकिन वास्तव में ये पूरा का पूरा प्लांट है। ये जो इसकी पंखुड़ियां सी लग रही हैं ये वास्तव में इस प्लांट के लीव्स हैं और इस लीव के कोने कोने पर यानी मार्जिन्स पर छोटे छोटे से हेयर्स आ रखे हैं और इन हेयर्स के ऊपर में पानी की बूंदों की जैसे छोटी छोटी ड्रॉप्स लगी हुई हैं कोई स्टिकी से सब्सटेंस की। अब जब भी कीड़ा कोई इसे देखता है तो उसके मन में लड्डू फूट पड़ते हैं कि अरे वाह, आज इतना टेस्टी खाना मिल गया, इतना सारा रस भरा फूल मिल गया, चलो इस पे से फटाफट से रस पीता हूँ। और वो एकदम से जैसे ही इस पे बैठता है इसके ये चिपचिपा पदार्थ होता है इसको पकड़ लेता है और ये कीड़ा कभी वापस उड़कर जा ही नहीं पाता। फिर ये प्लांट अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस इंसेक्ट के चारों ओर सीक्रेट कर देता है और धीरे धीरे करके ये इंसेक्ट गलने लगता है और प्लांट से एब्जॉर्ब कर जाता है। अब इसी चीज को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। द प्लांट बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बुरमनी हैज अ flower-like appearance. It grows close to the ground. Its leaves are attractively pink or red in color, with hairs at the margin. Droplets of a sticky substance found at the tips of the hairs attract insects. The scientist Johannes Burman identified this plant in Sri Lanka in 1737. Hence, the plant is named after him. तो ड्रोसेरा बर्मनी का जो नाम पड़ा है वो साइंटिस्ट जोहानिस बर्मन के नाम पर ही पड़ा है ताकि दुनिया याद रख सके कि ये प्लांट जोहानिस बर्मन ने ही इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था। दोस्तों अगले एक और क्वेश्चन है। आपने पिचर प्लांट के बारे में जाना होगा और ये भी पता होगा शायद आपको कि ये पिचर प्लांट इंसेक्ट्स भी खाता है और ये पिचर प्लांट दिखने में हरे रंग का भी होता है। अगर ये हरे रंग का था तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस खुद ही कर सकता है। फिर ये कीड़े क्यों खाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने साइड में ही लिख दिया है और इसको एक बार समझ भी लेते हैं कि इसका आंसर यही है कि जिस सॉइल में प्लांट उगता है उस सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, इसलिए पिचर प्लांट भी इंसेक्ट्स को खाकर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। दोस्तों अगले टाइप के प्लांट्स हमारे हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ये भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं लेकिन इन्होंने खाने का एक नया तरीका निकाला है। ये प्लांट्स मरे और गले हुए पेड़ों पर या पौधों पर उग जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके उन्हीं को गलाकर खाते रहते हैं। इसी को इंग्लिश में जानते हैं। Plants which obtain the food from the dead and decaying bodies of other organisms are called saprophytic plants. यानी ऐसे पौधे जो कि मरे और गलते हुए जानवरों को खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं उन्हें हम सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटो में आपको ये लकड़ी दिखाई दे रही है और इस पर ये उगी हुई है हमारी फंगस या मशरूम, जिसे कि आपने बरसात के सीजन में अक्सर देखा भी होगा लकड़ियों पर लगते हुए। कभी भी आप इसे जिंदा पेड़ों पे नहीं देखोगे, हमेशा मरी हुई लकड़ी या काटी हुई लकड़ी पर ही आप इसको देखोगे। Various type of fungi like mushroom and yeast are saprophytes. दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मशरूम जिसे हम सब्जी में खाते हैं वो भी एक फंजाई है और एक यीस्ट
ये दोनों ही सेप्रोफाइट्स हैं, यानी मरे गले को ही खाते हैं। फंजाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। दोस्तों, इसका मतलब कि फंजाई सबसे पहले जो भी चीज़ है, जैसे कि ये वोट, इस पे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उल्टी कर देता है। फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स धीरे धीरे करके इसमें कार्बन कंपाउंड्स को गलाने लगते हैं। कार्बन कंपाउंड्स यानी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। जब वो पूरी तरीके से गल के एक लिक्विड सा बन जाता है, फिर ये प्लांट उसे धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से इसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है। दोस्तों, अब जानेंगे कुछ ऐसे अजीबोगरीब फंजाइस के बारे में जो कि हमारे जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंजाई। आपने फ्रिज में कुछ ब्रेड रखी हुई हो जो कि काफ़ी दिनों से हो और उनकी उनका पीरियड मतलब ख़त्म हो गया हो, या तो फिर आपके किचन में जो रोटियां रखी रहती हैं वो काफ़ी दिन से रखी तो उन पे कुछ ग्रे ग्रे सा या ग्रीन रंग का उग जाता है और फिर हम कहते हैं ये चीज़ खराब हो गई। एक्चुअल में जो ग्रे और ग्रीन रंग की वो चीज़ होती है उसे हम फंजाई कहते हैं। सम फंजाई कॉज डिजीजेस और इलनेस वाइल सम फंजाई हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कुछ फंजाई हमको बीमार कर देती हैं और मज़े की बात यह है कि वहीं कुछ फंजाई ऐसे होती है कि जिनसे हमारी दवाइयाँ बनती हैं। Yeast and some mushrooms are useful. Yeast is used in fermentation process and making bread. मशरूम का तो आपको पता ही है दोस्तों, मशरूम को हम सब्जी में खाते हैं और मज़ेदार बात यह है कि मशरूम में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और विटामिन भी होते हैं। अब मिलाता हूँ आपको यीस्ट से। यीस्ट हमारा फर्मेंटेशन यानी अल्कोहल बनाने में यूज़ आता है और दूसरा काम है यीस्ट का फॉर मेकिंग ब्रेड, यानी हमारी जो ब्रेड में फूला फूला सा पन आता है वो यीस्ट के कारण ही होता है। अब दोस्तों, हमने जान लिया है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता है ग्रो करने के लिए। हम जानते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स के रोल प्लांट की ग्रोथ में, और अगर वो ना हो तो प्लांट में किस तरह की बीमारियां हो जाएंगी उनके बारे में। तो पहला न्यूट्रिएंट हमारा है नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म, यानी हमारे जो भी प्रोटीन, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म प्लांट में होता है उसको बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और दोस्तों, अगर ये नाइट्रोजन ना हो तो प्लांट की रिटार्डेड ग्रोथ होने लगती है, यानी प्लांट छोटा सा ही रह जाता है और उसके पत्ते भी येलो येलो ही रह जाते हैं। अगला न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस और इसका काम होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, यानी फोटोसिंथेसिस करना। अगर आप याद करें तो फोटोसिंथेसिस में भी हम सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदल रहे थे। और अगर ये फॉस्फोरस ना हो तो पौधे के पत्ते जल्दी झड़ने लगते हैं, यानी समय से पहले ही, और उसके फ्लावर्स लेट आते हैं। जिस महीने में उसके फ्लावर्स आने चाहिए उसमें ना आकर शायद उससे अगले महीने में आ सकते हैं, और उसकी रूट्स की ग्रोथ बहुत कम होती है और बहुत स्लो होती है। अगर रूट की ग्रोथ स्लो होगी तो प्लांट अच्छे से खड़ा नहीं रह पाएगा सॉइल में और थोड़ी सी भी तेज आंधी आने पर नीचे गिर जाएगा। अगला न्यूट्रिएंट है पोटेशियम और ये हमारे प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब है उसकी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पोटेशियम प्लांट को नहीं मिलता है तो उसके तने काफ़ी वीक रह जाते हैं, उसके पत्ते झड़ जाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी बना नहीं पाता है। अगला न्यूट्रिएंट है हमारा मैग्नीशियम और ये हमारा क्लोरोफिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे प्लांट में मैग्नीशियम ना हो तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है और उसके पत्ते येलो येलो हो रह जाते हैं। अगला न्यूट्रिएंट हमारा है आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाए तो प्लांट हमारा येलो येलो लीव्स उसकी हो जाएंगी, और आयरन का काम है प्लांट में क्लोरोफिल को प्रोड्यूस करना। अगला न्यूट्रिएंट मैग्नीज। मैंगनीज हमारे प्लांट के हार्मोन्स को बनाता है। जी हाँ, अभी तक आपने इंसानों में सुना होगा कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में कई सारे काम होते हैं। इसी तरीके से प्लांट की बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं जो कि उसके बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम होता है मैंगनीज का।
अगर ये मैंगनीज ना हो तो प्लांट छोटा ही रह जाता है और उसके पत्तों पे धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। अगला न्यूट्रिएंट जिंक। ये जिंक भी प्लांट के हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, और अगर ये जिंक ना हो तो प्लांट छोटा सा रह जाता है और उसके पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं। दोस्तों यही था प्लांट में हमारा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। आपको बताऊंगा कुछ ऐसे हैरतअंगेज जानवर जो अजीबोगरीब तरीके से अपने खाने को खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्ते, टेक केयर।